जम्मू कश्मीर में काम ठीक है, वहाँ अच्छा रहेगा, जाओगे तो। बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है जी। जम्मू से भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको पलायन करना पड़ेगा। हमारी जान को खतरा है, हमारी बीवी बच्चों को खतरा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों को पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े ही तरीके से बिठाया जा रहा है और जो हिंदू सालों से दशकों से वहां पर विस्थापित है उनका कोई सूद लेने वाला नहीं है। आज के बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि जिन रोहिंग्या मुसलमानों को शांति प्रिय बौद्ध समाज ने म्यांमार से निकाल दिया, दुनिया का कोई मुस्लिम देश जिनको लेने के लिए तैयार नहीं, वह अपने आप को सेक्युलर कहने वाला हिंदुस्तान उनके लिए क्यों रेड कारपेट बिठाया जा रहा है। और जम्मू जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, जो कि जम्मू कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर डेमोग्राफिक कोई चेंज किया जाता है तो पूरा राज्य ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए यह चिंता का विषय देश का कोई मीडिया सेकुलरिज्म के नाम पर जब नहीं उठा रहा है तो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगले 1 घंटे तक क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, क्या है हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र और क्या है कश्मीर के इमरजेंसी का मुद्दा आपके सामने रखेंगे। पहले विस्तार से देखिए। कश्मीर में हिंदुओं को पहचान देने पर हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सरकार कैंप लगा रही है। पाकिस्तान से आए हिंदू 7 दशकों से अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं कश्मीर में, वहीं रोहिंग्या मुसलमान कश्मीर के स्थायी नागरिक बन रहे हैं। जी हां, आज कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है कश्मीर घाटी में हिंदुओं के साथ। अभी केंद्र की बीजेपी सरकार ने कश्मीर के 80 लाख हिंदुओं को पहचान देने की बात कही तो कश्मीर में हंगामा खड़ा हो गया। कश्मीर के अलगाववादियों ने पुलिस और सेना पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महबूबा जैसे राजनीतिक नेताओं ने भी इसका सपोर्ट किया। आतंकियों के मरने पर चिल्लाने वाले तमाम बुद्धिजीवी भी चुप्पी साधे रहे। ऐसे में कश्मीर पर इन तमाम बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र सामने आ गया है। वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्या मुसलमानों को कश्मीर सरकार बसाने में लगी हुई है। करीब 14,000 रोहिंग्या मुसलमान कश्मीर सरकार के कैंपों में मजे कर रहे हैं। भूकंप और बाढ़ में तबाह हुए कश्मीरियों को रहने के लिए कैंप नहीं है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों को कैंप में हर सुविधाएं दी जा रही हैं। इन रोहिंग्या मुसलमानों को एक साजिश के तहत कश्मीर में बसाया जा रहा है। कश्मीर से पहले तो हिंदुओं को भगाया गया, अब कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। ऐसे में कश्मीर में पूरी तरह से डेमोग्राफिक बदलाव आ गया है। हिंदू कश्मीर से पूरी तरह से पलायन कर गए हैं। जो बचे हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। ऐसे में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नामुमकिन सी लग रही है, क्योंकि कश्मीर में हिंदुओं के लिए कोई योजना आती है तो तुरंत उसका विरोध शुरू हो जाता है। मुख्य धारा के तमाम राजनीतिक दल भी अलगाववादियों का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कश्मीर की कश्मीरियत ही बदलने लगी है। कश्मीर पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथों में खेलने लगा है। ये कट्टरपंथी पाकिस्तान और चीन के इशारे पर युवाओं को भड़का रहे हैं। इससे न सिर्फ युवा आतंकी बन रहे हैं बल्कि अपने लोगों का ही खून कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं का कश्मीर में रहना नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन अब समय आ गया है जब इन कट्टरपंथियों को सबक सिखाना होगा। इन कट्टरपंथियों को पाकिस्तान भगाना होगा, नहीं तो कश्मीर की कश्मीरियत को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और अब हमारे साथ जो गेस्ट पैनल उनके पास चलते हैं और साथ साथ में तमाम लोग जो करोड़ों की संख्या में अपने घर पे या अपने मोबाइल पर या जहां पर भी इस शो को लाइव देख रहे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सबसे पहले पैनल के पास चलते हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए पूरे पैनल का। हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कोल, पनून कश्मीर से हैं। राहुल, आपका स्वागत है। हमारे साथ है राजू चुन्नी, जो कि चेयरमैन हैं रिफ्यूजी फ्रंट के। हमारे साथ है अंकुश शर्मा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकील है, हिंदू शरणार्थियों के पक्ष को रखते हैं कानूनी तरीके से। आप तीनों अतिथियों का और तमाम वो सारे लोग जो अपने घर से लाइव फोन पर, स्काइप पर और सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले राहुल के पास चलते हैं। राहुल, हिंदू कश्मीरियों को तो अभी तक विस्थापित ही रखा है,
उनको बसाने का कोई किसी प्रकार का प्लान नहीं है और रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर परमानेंट बसाया जा रहा है। राहुल। सुरेश जी, ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जिस चीज को पनून कश्मीर के माध्यम से कश्मीरी हिंदू समाज पिछले 26 वर्ष से ठोक ठोक के कह रहा है कि कश्मीर के जिस मुद्दे को लोग एक पॉलिटिकल मुद्दा कहते हैं, ये दरअसल पॉलिटिकल मुद्दा ना होते हुए एक रिलीजियस मुद्दा है। एक धर्म के नाम पे एक जाति का जेनोसाइड, उसका नरसंहार किया गया है। आज इतने दुखद सिचुएशन की बात है कि आज जो एक हमारी तथाकथित सरकार है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की, ये लोग पिछले कितने ही 3 सालों से जब भी कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी की बात की गई या उनको बसाने की बात की गई या उनको एक जगह पे बसाने की बात की तो हाहाकार मच गया, पूरा लूटमार मच गया। यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट ने सड़कों पे आके ये भी कहा कि हम किसी को एक जगह पे यहाँ पर फलस्तीन जैसी सिचुएशन पैदा होने नहीं देंगे। लेकिन जब बात रोहिंग्या मुसलमानों की आती है, जब ये लोग जो कि रखीनी से, जो म्यांमार से यहाँ पर आए हुए हैं, उनको आज अगर आप देखिए करीब 14 से 15 हजार ये मुसलमान लोग एक ही जगह पे, एक ही क्लस्टर पे बिठाए जा रहे हैं। दुखद बात एक और है कि अगर जिस टाइम पे कश्मीरी हिंदुओं का वहां से मजबूरी में पलायन हुआ, उस टाइम पे जिन कैंप की स्थितियों में हम लोग रहे कश्मीर से निकलने के बाद, हम लोगों के पास ना पानी था, ना खाना था, ना बिजली थी। आज सरकार खुद होके इन मुसलमानों के पास आके, रोहिंग्या मुसलमान रिफ्यूजियों के पास आके इनको खाना, राशन की व्यवस्था कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं एक जो एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो कश्मीर को एक बदलने का प्लान है क्या? राजू चिन्नी, राजू जी हाँ, आपका क्या कहना? ऐसा है कि हमें इस पूरे मुद्दे को जड़ से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तब तक इसने फैसला नहीं किया था कि मुझे यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। लेकिन पहले दिन से नज़र थी कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको बदला जाए। उसी के अधीन एक कबायली हमला किया गया 1947 अक्टूबर-नवंबर के माह में, और वहाँ से जो मुजफ्फराबाद हमारा डिस्ट्रिक्ट था जम्मू कश्मीर का, मीरपुर ज़िला था और तीसरा पुंछ था, वहाँ से हिंदू और सिखों को एक साजिश के तहत या तो मार दिया गया या वहाँ से भगा दिया गया। और ये प्लान था उनका कि इस पूरी रियासत को हमने किसी न किसी तरीके से इसकी डेमोग्राफी को बदलना है। ये सिलसिला चलता चलता 65-71 जब भारत पाक युद्ध भी हुआ, तब भी छंब के इलाकों से हमारे काफ़ी हिंदू और सिख विस्थापित हुए। उसके बाद मिलिटेंसी के लोग, जिसकी अभी जिक्र हो रहा है, कोल साहब कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी विस्थापित, बॉर्डर माइग्रेंट्स, काफ़ी तरह के। मैं समझता हूँ कि जम्मू एक ऐसा आज जगह बन गई है जहाँ आज हर दूसरा व्यक्ति जो है वो किसी न किसी कारण से विस्थापित है। अब इनकी तो चिंता नहीं है, लेकिन जो रोहिंग्या की बात हो रही है, ये लोग किस तरह से वहाँ से चले, बांग्लादेश से किस तरह से चले, म्यांमार से, और किन रास्तों का इन्होंने इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पर इनके राशन कार्ड बने, आधार कार्ड बने, और एक योजनाबद्ध तरीके से मैं देख रहा हूँ आपके उन लोगों को दुनिया के किसी मुस्लिम देशों ने भी आश्रय नहीं दिया। अगर हम उनकी स्टोरियां पढ़ेंगे इंटरनेट पर, तो मलेशिया में गए थे जो मुस्लिम राष्ट्र है, वहां पर उनको इतनी गंदी ट्रीटमेंट दी गई कि उन्होंने कहा कि क्या हम इस्लामिक देश में आए हैं, हमारे सेकुलर कहने वाले देश में ऐसे लोगों को रेड कारपेट क्यों? एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। सुरेश जी, मैं इस डिस्कशन को थोड़ा एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। मैं जाना चाहूँगा 1948 में जब रोहिंग्याज की मूवमेंट स्टार्ट हुई म्यांमार से। शुरुआत में आपने कहा कि बुद्धिस्ट जैसी कम्युनिटी ने, जो शांति प्रिय है, उन्होंने उन्हें वहाँ से निकाला, तो उसका एक बराबर कॉन्टेक्स्ट है। 1948 वो समय था जब म्यांमार भी आज़ाद हुआ, उससे पहले एक वर्ष पहले भारत भी आज़ाद हुआ। ये वही रोहिंग्याज हैं म्यांमार के जिन्होंने जिन्हा को इनवाइट किया था टू एनेक्स पार्ट्स ऑफ म्यांमार जहाँ पे ये रोहिंग्या बहुसंख्यक थे। और कश्मीर में आप देखिए, कश्मीर के जो आज अलगाववादी हैं, जो सेपरेटिस्ट्स हैं, जो आम कश्मीरी मुसलमान हैं, जो अपनी एलिजियंस जो है वो पाकिस्तान या एक अलग इस्लामिक राष्ट्र को जताता है, उनकी भी यही डिमांड है कि हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है, केवल और केवल धर्म के आधार पे।
तो हमारे पास कश्मीर में भी ऐसे लोग हैं जो धर्म के आधार पे भारत से अलग होना चाहते हैं। और इतिहास में जाएं तो रोहिंग्याज वही लोग हैं जिन्होंने रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इनकी फ्रंट्स बने, इनकी और ऑर्गेनाइजेशन बनी, मुजाहिदीन के नाम से ये जाने जाते थे, जो धर्म के आधार पे म्यांमार का वो हिस्सा जो मुस्लिम बहुसंख्यक था पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। अब उस तरीके की विचारधारा के लोग और वो मुजाहिदीन बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से जब ला के जम्मू जैसे एरिया में सेटल किए जा रहे हैं, इस बैकग्राउंड में कि जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करके जम्मू, उधमपुर, कठुआ जो हिंदू बहुसंख्यक एरियाज हैं उनकी डेमोग्राफी चेंज करके कश्मीर के पूरे क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करना है सेपरेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। हमें ये तार जो हैं वो देखने पड़ेंगे। ये विचारधारा एक है, ये मुजाहिदीन है, ये पुराने मुजाहिदीन है और हमारे यहाँ जो मुजाहिदीन है वो एक अपने लेकिन हिंदुस्तान जानता नहीं कि ये रोहिंग्या कौन है, कैसे लाए जाते हैं, इसको समझाते हैं। म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान भारत आकर लगातार बस रहे हैं। इन मुसलमानों को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाया जा रहा है। ऐसे में अचानक ही देश का ध्यान इनकी ओर गया है। जी हां, अब इस साजिश को लेकर देश की खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं, क्योंकि साजिश के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। म्यांमार से भारत की सीमा पार कराई जाती है और सीधे इन्हें कश्मीर की ट्रेन की टिकट पकड़ा दी जाती है। जैसे ही खुफिया एजेंसियों की इन पर निगाह पड़ी, उनके होश उड़ गए। दरअसल ये पूरा मामला हाफिज सईद की निगरानी में हो रहा है। हाफिज सईद की संस्था ने पहले म्यांमार में दंगे भड़काए, फिर मुसलमानों को रसद सामग्री पहुंचाई। दरअसल हुआ ये कि म्यांमार में बौद्धों और मुसलमानों के दंगे में आतंकी शामिल हो गए। जिहादी तत्वों ने म्यांमार में कई पुलिस और सेना के जवानों की हत्या कर दी। ऐसे में पुलिस ने इन जिहादी तत्वों की धरपकड़ शुरू की। आका मल मुजाहिदीन के जिहादी पुलिस पर हमला करने लगे, जिसका नेता है 45 साल का हविस तूहर। इसने तालिबान के प्रशिक्षण शिविरों में ट्रेनिंग ली है। हाफिज सईद ने इसे कट्टरता फैलाने के लिए बांग्लादेश भेजा। बांग्लादेश से ये आतंकी म्यांमार पहुंचा, जहां इसे पहुंचना था। इसने युवा लड़कों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद म्यांमार में आतंकवाद शुरू हो गया। ऐसे में सभी मुसलमान बौद्धों के निशाने पर आ गए। करीब 50,000 मुसलमान भारत के असम, पश्चिमी बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और यूपी में बसाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कश्मीर में। कश्मीर में हिंदुओं की बस्ती में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। अक्टूबर 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बताया था कि कश्मीर में 1300 रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया है। वहीं अब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बताया है कि कश्मीर में 5017 मुसलमान परिवारों को बसाया गया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक संख्या है। आसपास के लोगों का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने उनका रोजगार छीन लिया है। स्थानीय निवासियों का घर से निकलना दूभर हो गया है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों के गली गैंग बन गए हैं। ऐसे में आसपास के हिंदू और मुसलमान दोनों परेशान हैं। करीब 14,000 म्यांमार से आए शरणार्थी कश्मीर के अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं। हिंदुओं को कश्मीर में बसाने पर हंगामा हो रहा है, जबकि म्यांमार से आए मुसलमानों को सरकार पाल रही है। हाफिज सईद की संस्था इन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रसद सामग्री भेज रही है। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कश्मीर में सईद के जरिए अपने काम को आसानी से अंजाम दे रही है। भारत सरकार को पाकिस्तान के और हाफिज सईद के इस षड्यंत्र को समझना होगा। कश्मीर को आतंकियों का अड्डा बनने से बचाना ही होगा, नहीं तो आने वाले समय में हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। इनमें से कुछ रोहिंग्या मुसलमानों की बाइट आपको सुनाते हैं, देखिए। मामा रवि के कहाँ के रहने वाले? बर्मा के हूँ। बर्मा से आप यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ बर्मा से बांग्लादेश आया हूँ। पहले बांग्लादेश से फिर ढाका में आया हूँ। ढाका से फिर वहाँ से बंदा ने लाया है। कौन बंदा था वो बंदा अभी तक पता नहीं है। जिस दिन लाया दिन तक गायब हो गया वो। तो आपको यहाँ लाके छोड़ दिया? हाँ जी। कितने पैसे लेते? दलाल है वो क्या? ओ दलाल है, ऐसा बोलते हैं। दलाल है, दलाल है। तो क्या क्या कह के लाया यहाँ पे? यहाँ पे बोलते हैं इंडिया में बहुत अच्छा है, खाना पीने के लिए मुश्किल नहीं है, हर बंदा प्यार करता है, फिर वहाँ पे जाएगा तो अच्छा होगी। तो उसे जम्मू में ही लाया आपको? हाँ जी, हाँ जी, जम्मू में छोड़ दिया। कौन था वो दलाल? क्या नाम था उसका? दलाल का नाम भूल गया, फिर नाम भूल गया।
वहाँ से कैसे ट्रेन में आए? ट्रेन से आया। कलकत्ता में एक पुल है, पुल के पास लाया, फिर वहाँ से बस में छोड़ाया, बस से ट्रेन के स्टेशन में लाया, स्टेशन से फिर टिकट करवाया उसने? हाँ जी, हाँ जी। टिकट जम्मू का करवा के दिया? हाँ जी, हाँ जी। क्या करवाया? इतना नहीं पता यार, और टिकट लाकर इतना बता दिया नहीं, जन्नत डब्बा का लाया, टिकट भी पूरा दिखाया नहीं, उसका हाथ में लग दिया। यहाँ पे रेलवे स्टेशन में सफाई का काम करते हैं। मोहम्मद हारून है। आप यहाँ कैसे पहुँचे? जी बांग्लादेश से, यानी हम पहले म्यांमार से बांग्लादेश आना पड़ता है, बांग्लादेश से हिंदुस्तान का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से। तो क्या मैं कैसे क्रॉस करते हो और कैसे यहाँ तक पहुँचते हो? कौन कौन यहाँ तक लाता है? जी साथ जगह पहचानने वाला साथ में बंदा होता है। जी जी, जम्मू कश्मीर में काम ठीक है, वहाँ अच्छा रहेगा, जाओगे तो ऐसा सुन के आना। आप क्या करते हो? यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। दसरे में? जी इधर ही मदर। मौलवी साहब हैं? जी। अच्छा मौलवी साहब, जम्मू कश्मीर में आपको पता था कि जम्मू कश्मीर में काम अच्छा है तो आप यहाँ जाएंगे? जी लोगों से सुनता था, ऐसी जगह है, सेफ जगह। लोगों ने आपको मदद किया यहाँ लाने में? जी मदद किया सर। कौन लोग थे वो अभी इधर है नहीं सर, 3 साल पहले आया था इधर, हम अभी 3 साल से रह रहे हैं। पता उनका नाम क्या? नाम भी याद नहीं वो। तो ये लोग आपको मिले बाद में यहाँ पे? जी वो ला के दे, यहाँ सेव कर यहाँ ला के देता है, फिर वो तो फिर से चला जाता है वापिस दूसरे बंदे को लाने के लिए। गुजर बसर ठीक चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। राजू जी, अगर 20-25 हिंदू भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ जाए तो उनको वापस भेजने के लिए सेना तक लगाने की बात सरकारें करती है, और ये लोग तो 3 साल पहले आकर वहां पर आराम से बैठ गए, भाषा भी सीख गए, हालांकि म्यांमारी टोन है लेकिन फिर भी सेटल है, कहीं कुछ आवाज़ नहीं। इसमें मुझे ये दिखता है क्योंकि हमारे देश के ऊपर उग्रवाद का खतरा 24 घंटे बना रहता है, एजेंसी अलर्ट पर रहती हैं और हम ये दावा करते हैं कि हम हर चीज़ को देखते हैं, चेक करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी पोल खुल रही है कहीं ना कहीं। इनकी भाषा अलग है, इनका पहनावा अलग है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के मुस्लिम समाज को जानता हूँ, हमारा उनसे कई बार वास्ता रहता है, ये उनसे बिल्कुल भिन्न है और इनकी शक्लें अलग हैं, इनका पहनावा अलग है और इन्होंने उसको बदला भी नहीं है। और ये लोग इतना लंबा, अब तो ये राशन कार्ड से लेके आधार कार्ड से लेके सब बना के बैठे हैं और इतना लंबा सफ़र करके जम्मू तक पहुंचते हैं। एक संवेदनशील इलाका है जम्मू, और वहां पर हर चीज़ को चेक किया जाता है और ये दावा है हमारी फोर्सेस का कि यहाँ पर चिड़िया भी अपने पर नहीं मार सकती। तो ऐसे में ये लोग आ जाएं और इनके लिए बाकायदा पक्के शेड बने और हर चीज़, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश है और इसको बेनकाब करने की ज़रूरत है। और ये आपराधिक छवि के लोग हैं, इससे वहाँ का मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सभी तंग हैं और सभी चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी रुकना चाहिए, नहीं तो इससे पहले कि कोई और शक्ल ले ले। और मुझे लगता है कि ये एक प्लान है पाकिस्तान का, मिलिटेंसी शायद वो नहीं चला पाते, वो दूसरे रूप में इसको लाना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े सारे प्रयोग तो सारे साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। सभी अंकुर शर्मा जी, एक व्यक्ति, एक क्या, हमारे पास तो ऐसे 100 लोगों की बाइट है, कैमरे के ऊपर सुदर्शन के माइक आईडी पे वो बाइट दे रहे, कैसे आज इस देश में सब समझा रहे, इसके बावजूद उनको देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। देखिए ये इस चीज़ को दर्शाता है कि देश में किस तरीके की परिस्थिति आ चुकी है और खासकर जे.एंड.के स्टेट में किस तरीके से स्टेट फंक्शन कर रहे हैं। और अगर जे.एंड.के में ये है तो बंगाल में क्या होगा, बिहार में क्या होगा और बाकी राज्यों में क्या होगा? जी स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू जैसे क्षेत्र में अगर आप कश्मीर डिवीज़न की बात करिए तो वहाँ पे उनको इस तरीके से बसाया नहीं जा रहा है। ये केवल जम्मू जो एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहाँ का डेमोग्राफिक चेंज, वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज जो बहुत पुरानी इनकी साजिश रही है, बहुत अलग अलग तरीके के हथकंडे ये अपनाते हैं, चाहे नौकरियों में जम्मू वालों को हिस्सा देने की बात हो या और जो किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से डेमोग्राफी को अफेक्ट किया जाए, ये सारे तरीके अपनाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सोच कौन सी चल रही है। मैंने पहले भी आपको, आपके दर्शकों के लिए ये बताया कि 1948 में रोहिंग्याज ही वो लोग थे म्यांमार में जिन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया था कि म्यांमार का वो हिस्सा एनेक्स करिए। बिल्कुल, लेकिन फिर भी आज ना वो पाकिस्तान इनको ले रहा है,
ना बांग्लादेश इनको ले। देखिए, पाकिस्तानी ने ले नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तानी ने यूज कर रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो एजेंट्स गिलानी के नाम पे या और जो जेकेएलएफ, यासीन मलिक और उस तरीके के लोग जो कश्मीर में पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा और इनकी विचारधारा सेम है। दोनों ही पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं या इस्लामिक राष्ट्र का गठन करना चाहते हैं धर्म के आधार पे। और मैं आपको बताऊं, जो जितनी भी रोहिंग्यास की ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उनकी अवाउड सपोर्ट है हिजबुल मुजाहिदीन को, जमाते इस्लामी को, अल-कायदा को। और अल-कायदा हो, जमाते इस्लामी हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन सब का लिटरेचर यही कहता है कि भारत पे विजय हासिल करनी है। गजवाए हिंद की चर्चा अन्य चैनलों पे होती है या नहीं होती है वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके चैनल पे मैं कर सकता हूँ। गजवाए हिंद की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा को लेके ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। और भारत में और एरियाज़ में जहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं, जहाँ पे जिहालत है, जहाँ पे गरीबी है और जहाँ पे मजहब काम कर सकता है, वहाँ पे इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य कर रही हैं। अब उनको बना बनाया बेस, एक टूल जो है वो जम्मू कश्मीर में, जम्मू जैसे क्षेत्र में मिल रहा है। कल को यही लोग हैं जो नगरोटा जैसी आर्मी कैंप्स पे जो अटैक्स होते हैं, उन्हीं जैसी हरकतों को फैसिलिटेट करेंगे। सांबा में हमारा अटैक हुआ, लोकल सपोर्ट के बिना तो नहीं हुआ। बिल्कुल। अब ये लोकल सपोर्टर्स अपने यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। सिचुएशन बहुत गंभीर है। मेरी काफ़ी पुलिस वालों से भी बात होती रहती है, राजनीतिक दलों से भी बात होती रहती है। पुलिस वालों का एक ही केवल क्वेश्चन है, क्योंकि वो इसे लॉ एंड ऑर्डर की परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई हैदराबाद से होके उठ के यहाँ पे आए, तो हम हैदराबाद के उस पुलिस थाने में जहाँ पे उसका निवास स्थान था, वहाँ से पता करते हैं कि आदमी के क्रेडेंशियल्स क्या हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में ये लोग आ चुके हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये कौन है, हमें कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई इनपुट्स ही नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की। पुलिस वाले को चाहिए भी कि आप पकड़ लिया तो से 200, 300, 500 रुपए लेके छोड़ देगा। चलिए, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक पुलिस वालों को, अगर पुलिसिंग अगर आप सीरियस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो पुलिसिंग में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इनके क्रेडेंशियल्स का कोई पता नहीं है। बिल्कुल। एक तो विचारधारा के तौर पर ये काम कर रहे हैं कि विचारधारा जो इनकी थी वो सेम थी और किसको फायदा होगा वो सब जानते हैं। और दूसरी चीज, अगर सपोज 4000, 5000 लोग यहाँ पे आए, उनमें से कोई हो सकता है हार्डकोर क्रिमिनल हो, किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री हो सकता है विषय नहीं है ही, वो तो है ही है। हाँ। वो तो है ही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से भी देखा जाए, जो मैं कहता हूं कि कम गंभीर विषय है, लॉ एंड ऑर्डर को फिर भी आप मेंटेन कर सकते हैं जोर से, लेकिन जो एक विचारधारा सिक्योरिटी जो मुद्दा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण सिक्योरिटी एक मुद्दा है, फॉरेन एलियंस है। आप लोग पनून कश्मीर के नाम पर इतना लंबा आंदोलन चला के, इतने लंबे समय से देश दुनिया भर में घूम के मेहनत करके 100 हिंदुओं को नहीं बिठा पाए। उन्होंने चुपके से 5000 ला भी दिए, बैठ भी गए, बच्चे भी हो रहे, कार्ड भी बन गए। अगर आप इसको इस पूरे विषय को थोड़ा गौर से देखें, तो जिस ग्लोबल पैन इस्लामिक वेव की बात हम पिछले 26 साल से कश्मीर से निकाले जाने की बात कर रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर एक ऑस्ट्रिच सिंड्रोम, एक शुतुरमुर्ग की दृष्टिकोण से अपनी नजरें छुपा के बैठी है, और वो ये नहीं जानना चाहती कि जो पैन इस्लामिक वेव कश्मीर के दरवाजे से पूरे भारत में फैल रही है, उसका एक हिस्सा ये रोहिंग्या मुसलमान भी हैं। हम लोगों ने जब ये बात हर जगह ठोक ठोक के कही, और सबने हमें ये कहा कि ये घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से कश्मीर भारत के बाकी हिस्सों में बनता आ रहा है, रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है, और हमारे नरसंहार, हमारे जेनोसाइड को डिनाई किया जा रहा है, इसका आंसर एक रेप्लिकेशन में पूरे देश में दिख रहा है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर किए हुए अत्याचार और उसके बाद वहां का डेमोग्राफी स्ट्रक्चर चेंज करना ही निजामे मुस्तफा की आवाज 1990 में इन सब लोगों ने कश्मीर में लगाई। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी सरकार इसके ऊपर आंखें मूंद के क्यों बैठी है? वो क्यों नहीं चाहती, वो ऐसा क्यों नहीं चाहती कि जिस चीज का बेस एक धर्म के आधार पे हो रहा है, उसमें यासीन मलिक जैसे मिलिटेंट्स को और गिलानी जैसे मिलिटेंट्स को पकड़ के इस इस्लामिक वेव को दबा के बुलडोज करके पीछे किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं एक टॉलरेंट हिंदू इन सबके साथ, जैसे बाकी देश में, बाकी देश के बाकी हिस्सों में रह रहा है, कश्मीर भी एक वैसा ही स्वरूप ले। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, बिल्कुल, जो नहीं है। और जो लोग आए हैं, ये लोग क्या है? ये कोई छोटे मोटे संख्या में नहीं आए हैं। एक परिवार का मुखिया कहता है कि अब हमको सहायता दो, देश में तो आपने रहने दे दिया, अब हम यहाँ के मालिक बन गए, अब मैं 19 परिवार का मुखिया हूं, 19 लोगों के परिवार का, अकेले कमा रहा हूं, कैसे चलेगा? कुछ दो। सुनिए। कहाँ से आए हो आप? बर्मा से आया सर। जम्मू में किस में पहुँचाया?
जम्मू में वो गाड़ी से पहुंचा था सर। इधर बर्मा से इधर पहुंच गया तो ₹1,00,000 चाहिए एक बंदा के लिए। किसने दिए वो पैसे? पैसे वो किसी को मांगने के लिए आया था। कौन लोग हैं जो आपको यहाँ पर पहुँचाते हैं, यहाँ तक लाते हैं? बंदा नहीं सर, मैं अकेले फैमिली लेके आया था, गाड़ी उतार कर लेके आया था। हमारी फैमिली भी ज़्यादा है ना, हमारी फैमिली तो 19 टोटल जी। हम काम करता है, एक बंदा था। हम 2, हमारे 19 और हिंदुस्तान झेल रहा है। ब्रेक के बाद बिंदास बोल रहा है। जम्मू कश्मीर में काम ठीक है, वहाँ अच्छा रहेगा, जाओगे तो। बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है जी। जम्मू से भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको पलायन करना पड़ेगा। हमारी जान को खतरा है, हमारी बीवी बच्चों को खतरा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर में काम ठीक है, वहाँ अच्छा रहेगा, जाओगे तो। बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है जी। जम्मू से भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको पलायन करना पड़ेगा। हमारी जान को खतरा है, हमारी बीवी बच्चों को खतरा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्या कश्मीर को पाकिस्तान बनाया जा रहा है। क्या म्यांमार का वो रोहिंग्या मुसलमान जिसको दुनिया भर के मुसलमान देशों ने भी नकारा, वो पाकिस्तान बनाने के लिए कश्मीर में कैसे बसाया जा रहा है। आखिर वो ₹1,00,000 कौन देता है जो वहां से म्यांमार से लाकर जिसको यहां दलालों के द्वारा बैठाया जाता है और राजनीतिक दलालों के द्वारा उनको भारत की नागरिकता दी जाती है। 19 लोगों का परिवार लेकर आने वाला आदमी यहां पर पहुंचता कैसे है और वो भी कैमरे के सामने बताने की हिम्मत कैसे जुटाता, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान बनाया जा रहा है। देखिए कारणों पे डालते हैं। कश्मीर में साजिश के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जाता। म्यांमार से पहले भारत की सीमा पर कराई जाती है रोहिंग्या मुसलमानों को। इसके बाद उन्हें सीधे ट्रेन से कश्मीर की टिकट पकड़ा दी जाती है। कश्मीर में इनके लिए सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ISI हाफिज सईद के जरिए कश्मीर को डेमोग्राफिकली बदलती। कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुओं की बस्ती में बसाया जा रहा है। ये रोहिंग्या मुसलमान स्थानीय लोगों के रोजगार पर हमला कर रहे हैं। अपराध करना इनकी प्रवृत्ति है। ऐसे में स्थानीय लोग डरे हुए हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू कश्मीर में पहचान को तड़पते। कश्मीर में पाकिस्तान से आए लोग अपनी पहचान को 7 दशकों से तड़प रहे हैं। किसी ने पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुओं को पहचान नहीं दी, लेकिन जैसे ही अब उन्हें पहचान दी जा रही है, वैसे ही कश्मीर में अलगाववादियों ने हंगामा शुरू कर दिया। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मुगलिस्तान बनाने की साजिश। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में स्थानीय लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर बाहर से आए मुसलमानों का कब्जा हो गया। अपराध अपने चरम पर पहुंच गया। कश्मीरी हिंदुओं को बसाने पर विरोध। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को पहले दंगा फैलाकर भगाया गया। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए। अब जब उनकी घर वापसी की बात हो रही है तो अलगाववादी उनका विरोध करने में लगे हैं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं शशिकांत बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। हाँ। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। बोलिए। आपका ये मुद्दा उठाने का जो है ये बहुत ही अच्छा आपने काम किया है, लेकिन सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी और राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूँ कि बड़े बड़े राष्ट्रवाद के मुद्दे तो ये लोग उठाते हैं, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये भेड़िए जो हमारे देश में घुस रही है, BSF और आर्मी क्या कर रही है? आपसे एक अच्छी बात है कि आप अपने चैनल पर देश को जागृत करते हैं सब चीजें दिखाकर, लेकिन हमारी आर्मी कर क्या रही है? BSF क्या कर रही है? बिल्कुल, बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है ये। धन्यवाद बात उठाने के लिए। कि आखिर सीमा पर ये सब पास कैसे होते हैं, आखिर बांग्लादेश के रास्ते आते कैसे हैं? और जो वर्णन उसने बताया, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां कुछ व्यवस्था रोकने की है ही नहीं। हम आपको कुछ और कॉलर से बात कराते हैं। जय हिंद, बोलिए सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हेलो, क्या कहना है आपको? ये हम लोग का बदनसीबी है। इंडिया डिवाइड हुआ 2 भाग में, हिंदुस्तान पाकिस्तान, फिर भी इंडिया सेकुलर है। और जिस दिन फिरोज खां को गांधी टाइटल मिला, उस दिन से सोचिए इंडिया का बर्बादी हो गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर
जो हिंदू है, जो इतने सालों से वहां पर अपनी मान्यता अधिकृत होने के लिए तड़प रहे हैं, क्या है उनका मुद्दा? देश के बंटवारे के समय पाकिस्तानी हिंदू अपना सब कुछ गंवाकर हिंदुस्तान आए, लेकिन हिंदुस्तान ने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया। आज भी ये हिंदू अपनी पहचान के लिए कश्मीर में भटक रहे हैं। अब जैसे ही केंद्र की मोदी सरकार ने हिंदू शरणार्थियों को पहचान देने की बात की है, वैसे ही कश्मीर के अलगाववादी और कट्टरपंथी भड़क गए हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान से जान बचाकर आए लोगों को राहत देने पर कश्मीर में उग्र प्रदर्शन हुए। अलगाववादी हिंदुओं को पहचान देने पर उग्र हो गए। वहीं सबसे बड़े दुख की बात है, अलगाववादियों के साथ मुख्य धारा के कश्मीरी नेता भी अलगाववादियों के साथ हो लिए। वहीं ये बात भी गौर करने लायक है कि बुद्धिजीवियों ने भी अलगाववादियों के इस हंगामे पर चुप्पी साधे रखी है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि हिंदुओं को पहचान देने की शुरुआत भाजपा नीति केंद्र सरकार ने की? इस वजह से लोग अच्छे काम का साथ नहीं दे रहे हैं। जो भी हो, ये शर्मनाक है कि जिन बेघर लोगों की सुध काफी पहले ली जानी चाहिए थी, उनकी ओर किसी ने नहीं देखा। क्या हिंदू किसी के लिए वोट बैंक नहीं था? क्या 80 लाख आबादी वाले शरणार्थी हिंदू कश्मीर में रहने के हकदार नहीं हैं? जब रोहिंग्या मुसलमानों को कश्मीर में बसाया जा रहा है, तो हिंदुओं को क्यों नहीं? ये रोहिंग्या मुसलमान तो हर स्तर पर अपराध को जन्म दे रहे हैं, जबकि हिंदू सालों से लोगों के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू 7 दशक से तमाम कठिनाइयों के साथ रहे, लेकिन कोई अपराध नहीं किया। फिर भी उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था। शरणार्थी हिंदुओं की समस्या लगातार बढ़ती गई, क्योंकि उनके पास अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए कोई पहचान या प्रमाण पत्र नहीं था। ऐसे में उनके बच्चों को सरकारी नौकरियां मिलनी मुमकिन नहीं थी। जब पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को पहचान पत्र देने पर कश्मीर में हंगामा शुरू हो गया, फिर ये पाकिस्तानी अलगाववादी इन्हें नागरिकता देने पर कितना हंगामा करेंगे? आज कश्मीरियत की बात करने वाले घोर सांप्रदायिक हो गए हैं। ये कट्टर सांप्रदायिक रोहिंग्या मुसलमानों को तो कश्मीर में बसा रहे हैं, जबकि हिंदुओं को कश्मीर में नागरिकता देने पर हंगामा कर रहे हैं। आखिर ये कट्टरपंथी कौन सी कश्मीरियत की बात कर रहे हैं? अब कश्मीरियत की इंसानियत कहां चली गई? अगर असली कश्मीरियत को बचाना है, तो इन उग्र तत्वों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। इन्हें संदेश देना होगा कि अब कश्मीरियत को कलंकित नहीं होने देंगे। कश्मीर में कट्टर इस्लाम की जड़ों को खत्म करने का समय आ गया है। पाकिस्तान से आदेश लेने वालों पर सख्ती दिखानी होगी, नहीं तो कश्मीर को सीरिया और इराक बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्थानीय विधायक रविंद्र रैना की बाइट हम आपको दिखाते हैं। लगातार जो पलायन है बांग्लादेशियों का, मायामारियों का, खासकर जम्मू खिते की अगर बात करें तो इन लोगों की एक स्ट्रैटेजी की एक बना के कुछ राजनीति का इनका पीछे जो है बताया जा रहा है कि राजनीतिक मकसद है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और ये जो जम्मू के अंदर इस प्रकार के कैंप्स के अंदर ये जो सारे लोग बैठे हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये वो लोग हैं जो बर्मा के क्षेत्र से छोड़ के आए हैं, ना इनको यहाँ की भाषा आती है, और जम्मू संभाग के गांधीनगर और बहु के इलाके के पास इन्होंने बहुत बड़ी कॉलोनियां बनाई हैं। इनके यहाँ आने से एक तो चोर बाजारी, गुंडागर्दी बहुत बढ़ चुकी है, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये जो रेफ्यूजीज के कैंप्स यहाँ के बना के रखे हैं। रैना जी, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात एक निकल के आ रही है, खासकर जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू संभाग के जो लोग हैं, घबराए हुए हैं। कुछ लोगों से जब सुदर्शन चैनल की टीम ने जब बात करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जैसा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल कर बाहर फेंका गया, हो सकता है कि आने वाले समय में जम्मू के लोगों को भी कहीं दूसरे राज्यों का रुख करना पड़े। क्या लगता है, कितनी गंभीर समस्या है? और पीडीपी और भाजपा की आपकी सरकार है, मौजूदा सरकार क्या कर रही है इसके बारे में? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इस प्रकार की स्थिति आएगी कि जम्मू से भी यहाँ के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको पलायन करना पड़ेगा। जम्मू संभाग के अंदर जो लोग रहते हैं वो डोगरा डायनेस्टी के लोग हैं, और जिन्होंने संघर्ष किया है। हमारे जो पूर्वज है उन्होंने कैलाश मानसरोवर तक जंगें की हैं, और चाहे वो हरि सिंह नलवा थे, चाहे हमारे महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, तो यहाँ बड़े जांबाज लोग रहे हैं, और हम
वो हमारे पूर्वज रहे हैं, कोई घबराने की चिंता नहीं है। और डोगरों का काम ही यही रहा है संघर्ष करना, और हमने हमेशा संघर्ष किया है। कश्मीर की तरह यहाँ के हालात होंगे जम्मू में, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। इतने कमजोर जम्मू के लोग नहीं हैं। एक आखिरी प्रश्न आपसे रैना जी, भाजपा और पीडीपी की आपकी गठबंधन की सरकार है, सरकार क्या कर रही है? अभी असेंबली सेशन स्टार्ट हो गया, कितना गंभीर मुद्दा है? अगर आप इसको असेंबली में उठाने की बात करें तो कितना मतलब महत्वपूर्ण रहेगा आप लोग? हमने ये सारे विषय जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले भी उठाए हैं, आगे भी उठाएंगे। सरकार के समकक्ष उठाए हैं, जम्मू कश्मीर सरकार के समकक्ष उठाए, केंद्र सरकार के साथ उठाए, क्योंकि बाकी सभी चीजें जो हैं उन पर कहीं ना कहीं आप सहमत हो सकते हैं, लेकिन जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, देश की अस्मिता का सवाल हो, देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का जब प्रश्न हो, तब कोई समझौता नहीं हो सकता। राजू जी, ये पूरा प्रकरण तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के 1% लोग भी नहीं जानते। मुझे चौहान के साहब 5 मिनट दीजिएगा। एक बात बड़ी साफ है कि कुछ इतिहास की बातें शायद लोगों को नहीं पता, और हर आदमी अपने फ़ायदे की बात करता है। ये जो यहाँ की डेमोग्राफी की चेंज की बात हो रही थी, या हिंदुओं के जेनोसाइड की बात हो रही है, ये 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर से शुरू हुई थी, जब मेरे लोग निकले थे। आज जिनकी संख्या 12 लाख है, 10 लाख जम्मू कश्मीर में रहते हैं, 2 लाख जम्मू कश्मीर के अन्य राज्य, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में रहते हैं। उसके बाद पश्चिमी पाकिस्तानी थे जो बेचारे गलती से पंजाब में आने के बजाय जम्मू कश्मीर में आ गए, आज तक उनको नागरिकता का अधिकार नहीं मिला। उसके बाद 65, वो भी 4 लाख लोग हैं। 65-71 के लोग आए, जिनकी संख्या आज 7-8 लाख के करीब है। कुल मिलाकर ये 22-23 लाख लोग हैं हिंदू, जिनको पाकिस्तान की साजिश जो 1947 में शुरू हुई थी आज तक चल रही है। उसके बाद कोल साहब जिक्र कर रहे थे, ये भी एक बीच का मामला है। इसके बाद भी बड़ी सारी कोशिशें हुई। मैं इतना बर कहूँगा कि आज भी मेरे लोग 39 रिफ्यूजी कैंप्स हैं मेरे पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के, जिसमें वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कभी सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं ये कहूँगा कि होना क्या चाहिए था। हम क्या करते हैं, हादसा होने के बाद ढूंढते हैं कि हादसा कौन कर गया और कौन लोग इसके पीछे थे। बिल्कुल, यहाँ गिलानी साहब सामने खड़े होकर कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी और मैं करता हूँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? हमारा कानून कहाँ है? हमारा कानून का शासन है, कानून व्यवस्था को बहाल कीजिए। और मैं कहता हूं कि कश्मीर में आज अगर समस्या है तो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जिस दिन कानून व्यवस्था अपनी काम करेगा, ये कश्मीरी भागते नजर नहीं आएंगे। मैं इनकी साइकी को जानता हूं। ये इसलिए सिर चढ़ रहे हैं क्योंकि हम इन्हें और लाड और प्यार कर रहे हैं। मैं समझता हूं इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए। इनको Z+ सिक्योरिटी दे रहे, 5 स्टार होटलों के बिल दे बिल्कुल रहे। छीन लेनी चाहिए। अगर इनको, ये जिन लोगों को पाल रहे हैं, अगर उनसे इनको खतरा है तो ये कर क्या रहे हैं? मैं तो कहता हूं भारत सरकार को एक सख्त कदम लेना चाहिए। अगर मैं देशद्रोह करता हूं, मुझे फांसी पे लटका दीजिए। अगर ये करते हैं तो ये कैसे बच रहे हैं? ये कैसे टेलीविजन चैनल्स पर आते हैं? ये कैसे इनको सुरक्षा दी जाती है? और हमारा पैसा, टैक्स पेयर मनी के साथ इन लोगों की हम सुरक्षा करते हैं। ये शर्म की बात है। और मैं समझता हूं ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसका फायदा पाकिस्तान ले रहा है। आज मैं यहाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन जो लोग हमारे कश्मीर में बैठे हैं, दिल्ली में आते हैं, रेड कारपेट हम उनको देते हैं। क्यों देते हैं? पकड़िए इनको। इनको पता लगे कि यहाँ कानून का शासन है और यहाँ कोई भी आदमी जो इस देश के खिलाफ जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। राहुल, अगर आप मुझसे पूछे कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का क्या स्टेटस रहा है, एक अलग ही तरह का मुद्दा रहा है। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन वहां के असेंबली इलेक्शंस और पंचायत में वोटिंग करने नहीं देता। वो बोलता है कि आप लोकसभा के इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आप वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ के जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वहां पर वोटिंग नहीं कर सकते। अगर हम आपको आइडेंटिफाई करते भी हैं, अगर हम आपको नौकरी देना भी चाहते हैं, तो हम आपको स्वीपर, एक जमादार से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकते। कितने दुर्भाग्य की बात है, ये स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल विल, जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि एक कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी दोहराना चाहता हूं कि पॉलिटिकल विल, आज की पॉलिटिकल विल कहां खोई हुई है। पॉलिटिकल विल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में, राजीव जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो आर.के. गुजराल और मनमोहन सिंह जी भी पाकिस्तानी रिफ्यूजी और वो तो प्रधानमंत्री भी बन गए।
ये कांग्रेस की सरकार में हुआ। लेकिन आज की सरकार में अगर कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हमको एक बैलेंस क्रिएट करना है, डेमोग्राफिक बैलेंस, जैसा देश के किसी भी राज्य में है, जहां पर टॉलरेंट हिंदू एक मुसलमान को भी बर्दाश्त करता है, तो कश्मीर के अंदर ये 20-25 लाख हिंदुओं के आने से क्या इस मुसलमान को एक ऐसा धक्का लगता है कि वो उसको लगता है कि वहां पर उसकी अस्मिता और वहां उसके इस्लाम को खतरा है? तो आज अगर हम ये बात समझते हैं, पूरा देश समझता है, मीडिया के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो सरकार ये बात क्यों नहीं समझ रही? और अगर समझ रही है तो क्या कारण है कि वो आंखें मूंद के बैठी हुई है? क्या ये इस्लामिक अपीजमेंट है? क्या ये आने वाले वोट बैंक को अभी भी ये सरकार भी खुश करना चाहती है? क्या सत्ता का लोभ है कि जो कश्मीर में ये तो इस सरकार के लिए उल्टा डेंजर है। मैं भी पिछले दिनों जम्मू में गया था तो वहाँ के सांसद, कई विधायक, कई वहाँ की विधानसभा के स्पीकर वगैरह मिलने आए थे। मैंने उनको कहा कि अगर जम्मू का भी डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा तो फिर आप लोगों का भी तो राजनीति खत्म हो जाएगी, देश की तो है ही, आपकी भी खत्म हो जाएगी। और यही हो रहा है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को जे&के का कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट नहीं करने दे रहा, और लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोकसभा में आप अपने वोट दे सकते हैं, वहां पे रहो। तो क्या ये एक बहुत बड़ा एक गैप नहीं है जिसको केंद्र बहुत सरकार बड़ा है और इसलिए इस पर काम होने की जरूरत है? अंकुश जी, मैं राजीव जी की और राहुल जी की बात को आगे लेके जाना चाहूँगा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ वो रिफ्यूजीज़ हैं जो वेस्ट पाकिस्तान से जे&के में आए। तो चूंकि वो जे&के स्टेट में पहले से नहीं रहते थे, इसलिए उन्हें स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट उस समय नहीं मिले। लेकिन शेख अब्दुल्ला और लीडरशिप के आश्वासन पे वो जम्मू कश्मीर में बसे। पिछले 70 सालों से इन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं मिले हैं। स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट ना मिलने का मतलब है कि आप किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपका बेटा 12वीं में मेहनत करके MBBS की सीट निकालता है तो उसे सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं है, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायत्स विलेज लेवल पे और म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन लेवल पे, उसमें वो वोट नहीं दे सकता, उसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म है। ये हिंदू हैं, ये वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ बिल्कुल सारे जो हैं 100% हिंदू हैं, जिन्हें स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट का फ़ायदा आज तक नहीं मिला है। और स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट का फ़ायदा ना मिलने के जो नुकसान है वो मैं आपको गिना ही चुका हूँ। पिछले 70 सालों से इनकी लड़ाई चल रही है और जितने भी कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं या कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से इनको स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट मिले उसका विरोध किया है। कॉन्सिक्वेंशली आप देखिए कि जब म्यांमार से उठ के एक विशेष धर्म के लोग यहाँ पे आके बसते हैं तो उनके लिए आधार कार्ड की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए राशन की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए बिजनेस एवेन्यूज़ खोलने की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए बांग्लादेश से लेके म्यांमार से बांग्लादेश और बांग्लादेश से जे&के के डोर स्टेप्स तक उनको ट्रांसपोर्ट करने की पूरी फैसिलिटी दी जाती है, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आप ये कंट्रास्ट देखिए, पिछले 3-4 सालों से एक धर्म विशेष के लोगों का पलायन और उनके लिए ये सुविधाएं, और पिछले 70 सालों से एक शांति प्रिय धर्म से संबंध रखने वाले लोग और उनके साथ ये यातनाएं ये दे रहे हैं। इन दो सिचुएशंस को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको इनकी साजिश का अंदाजा भी होगा। और पूरा प्लान इनका आपको समझ आएगा। साजिश है, ये साजिश देश के न्यायालय सो मोटो में कभी नहीं सुनते, देश का मीडिया इस पर चुप रहता है, राजनीतिक जमात तो पता नहीं क्यों मौन है। सुरेश जी मैं एक शब्द यहाँ बोलना चाहता हूँ। अविनाश जी हमारे एडवोकेट हैं। हाँ। अविनाश जी 1987 में 1987 में जो बच्चन लाल कलोत्रा का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसके हिसाब से इन लोगों को PR स्टेटस दिया जाना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं शामिल हुआ, क्यों वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? फ्रॉम ए लॉयर अगर आप उस पर थोड़ी टिप्पणी करें। 87 में 87 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है बच्चन लाल कलोत्रा के जो इस केस में, जहां पर इनको PR स्टेटस ग्रांट किया जाना चाहिए, वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? एज ए लॉयर अगर मैं आपसे पूछूं। देखिए, एज ए लॉयर इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एज ए लॉयर अगर मैं जवाब देने की कोशिश करूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट करूंगा, वो होना चाहिए था। इसका सवाल, आपका सवाल राजनीतिक है, इसका आंसर भी राजनीतिक है। देखिए, कश्मीर के जो हुक्मरान हैं उनका माइंडसेट क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, उन्हें नुकसान होता था, उन्हें नहीं इंप्लीमेंट की, ठीक है, उनका माइंडसेट क्लियर है। प्रॉब्लम हम में है, हम ना उनका माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं, और कभी अब कुछ सीटें मिल भी जाएं तो उनके साथ सरकार बना भी लें तो उनके एजेंडा को आगे प्रोसीड करने में ही लगे रहते हैं। वो चाहे एक्वेसेंस से करें, चाहे पार्टिसिपेट करके करें, या चाहे इग्नोरेंस में करें।
आज भी जो एजेंडा चल रहा है वो अलगाववादी ताकतों का चल रहा है J&K में, बिल्कुल, और उसी का ये सिम्टम है, चाहे वो रोहिंग्यास हो या आपने 87 की जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बताई, तो उनका क्लियर माइंडसेट है। प्रॉब्लम हम में है, हमें ये समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में तय करिए, देश की संसद में तय करिए, आप जहां भी तय करिए, वो सड़क पर तय करेंगे कि आपको नहीं रहने देना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सुरेश अंकल। बोलिए। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मगर हमें तो हिंदुस्तान और हिंदुओं का हाल देखकर ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजों से आजाद होकर मुगलों के गुलाम हो गए हैं। हिंदुस्तान के किसी भी गांव, किसी भी शहर में देखे तो हिंदुओं का खुलेआम कत्ल कर दिया जा रहा है। हिंदू अपने गांव, अपने घरों से पलायन होने पर मजबूर हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन से आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मैं सत्य हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देशद्रोही और गद्दारों से जकड़ा हुआ है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं निधि बेटा मुंबई से बोल रही हूँ। धन्यवाद। हम कविंद्र गुप्ता जो स्थानीय एमएलए, उनकी एक और बाइट दिखाते हैं। ऐसा है कि पिछली सरकारों के दौरान कुछ बहुत से लोग जम्मू में प्रवेश किए हैं जो कि सस्पिशियस हैं। समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको कि बड़ा सीरियस लिया जाना चाहिए। अभी इनकी तादाद जो है काफ़ी बढ़ चुकी है और विशेष करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग काफ़ी आ चुके हैं। पिछले जो दूसरी सरकार में मंत्री रहे हैं उन्होंने इन लोगों को आश्रय दिया और विशेषकर इनके समर्थन भी करते रहे। मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा है कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 2014 में ये लोग जो सभी हैं इनके वोट बने हुए थे। मैंने अपने इलेक्शन में इनके वोट कटवाए। इस बार भी ये मुद्दा एक रेजोल्यूशन इस प्रकार का हमारे पास आया हुआ है। मुझे लगता है उस पर चर्चा होगी तो उसके बारे में सरकार के ध्यान में जो आएगा तो निश्चय इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। और इतने गंभीर मुद्दे पर अब अगर हम ऐसे ही मौन रहे तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में आने से रोक। कश्मीर के बाद जम्मू में भी इस्लामिक कट्टरता बढ़ जाएगी। कश्मीर से तो पहले ही कश्मीरी पंडितों को भगाकर कश्मीर का इस्लामीकरण कर दिया। अब जम्मू में भी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाकर कट्टरता फैलाई जा रही है। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बनाना चाहता है, तभी हाफिज सईद के जरिए पाकिस्तान रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू में लगातार भेज रहा है, जिससे जम्मू में भी डेमोग्राफिकली बदलाव हो जाए। कश्मीर में अलगाववादियों और बुद्धिजीवियों का दोहरा रवैया बना रहेगा। जब कोई आतंकी मरता है तो तमाम बुद्धिजीवी रोने लगते हैं, लेकिन जब कश्मीर में हिंदुओं के अधिकार की बात आती है तो तमाम बुद्धिजीवी चुप हो जाते हैं। ऐसे में कश्मीर में कट्टरता बढ़ती जा रही है। कश्मीरी पंडित की घर वापसी नहीं हो पाएगी। कश्मीरी पंडितों को जैसे ही कश्मीर में बसाने की बात की जाती है वैसे ही अलगाववादी हंगामा शुरू कर देते हैं। सिर्फ अलगाववादी ही नहीं, कश्मीर के मुख्य धारा के राजनीतिक दल भी कश्मीरी पंडितों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से स्थानीय लोग पलायन करने लगेंगे। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों पर बाहर से आए मुसलमानों का कब्जा हो गया। ऐसे में स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए। स्थानीय लोगों के पास रोजी रोटी के लाले पड़ गए। ऐसे में स्थानीय लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उपाय देख लेते हैं, तीनों अतिथियों से एक एक उपाय सुनते हैं 10-10 सेकंड में। राहुल, उपाय बहुत सरल है। जितने भी आतंकी समुदाय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, वो यासिन मलिक हो, वो गिलानी हो, या कोई भी देश से अलग होने की बात करता है, उनको जेल में भर दिया जाए और उनके जो देशद्रोह के कारनामे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आप इस इस्लामिक जिहाद को पीछे धकेल देंगे और ऐसी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होगी। इस चीज का वादा 2014 में हमसे किया गया था। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी किसी तरीके का बंधन इस वादे को निभाने में कहीं भी किसी को चूक करनी चाहिए, वो पूरा करना चाहिए। राजू जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं 2 मिनट पीछे जाऊंगा। अभी पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों की बात हो रही थी। क्योंकि ये लोग स्टेट 10 सेकंड केवल स्टेट सब्जेक्ट लोग हैं, इनके लिए भी आज तक कुछ नहीं किया गया। और जो पश्चिमी पाकिस्तानी, अभी कौल साहब ने बात उठाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत का संविधान बना, कितनी बार हमने उसको अमेंड किया।
तो जम्मू कश्मीर के संविधान को अगर महाराजा ने ये कानून बनाया था 1927 तो हमें क्यों नहीं किया जा तो सकता? वो क्यों नहीं करना किया चाहिए, जाता? तुरंत और करना आज चाहिए। तो हो सकता है बिल्कुल अंकुर जी, जब उसमें भारतीय जनता पार्टी बराबर की हकदार है। बिल्कुल ये तुरंत हो सकने वाला उपाय है। अंकुर जी देखिए, उपाय एक सिम्टोमेटिक तरीके से उपाय नहीं करना है, एक लार्जर डिज़ाइन को समझना है, लार्जर प्लान को समझना है। हमारी लीडरशिप को अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा कि वो समझे ये किस परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस्लामीकरण को रोकना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू पूरे इंडिया में हो रहा हो इन जनरल या जम्मू में हो रहा हो इन पर्टिकुलर, क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म इज टू सर्वाइव then these tendencies have to be stopped immediately. बिल्कुल धन्यवाद। ये उपाय करने पड़ेंगे और इसलिए मैं तीनों का आभारी हूँ, तमाम कॉलर का आभारी हूँ जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात को रखा। मित्रों, जम्मू कश्मीर वैसे भी इतना संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है जो हमारे लिए वैसे भी बड़ा सरदर्द है, लेकिन हम जी जान लगाकर जम्मू कश्मीर को हमारे साथ जोड़े हुए, उनमें से जम्मू जो कि हिंदू बहुल है, बड़े तरीके के साथ उसको मुस्लिम बहुल करने का जो प्रयास हो रहा है, उसमें एक ऐसे समुदाय को लाया जा रहा है जो रोहिंग्या मुसलमान, जो खतरनाक मुसलमान के तौर पर अपने देश बर्मा से निकाले गए, शांति प्रिय समझे जाने वाले बौद्धों ने जिनके खिलाफ आतंक मचाकर उनको बाहर जाने के लिए मजबूर किया, अपने देश से बेदखल किया, जिनको दुनिया के किसी मुसलमान देश ने नहीं लिया, वो आखिर हिंदुस्तान में कैसे बसाया जा रहा है। ये गंभीर मुद्दा एक एपिसोड में सुलझने वाला नहीं है, लेकिन हमने आपके सामने रखा है। हम आशा करते कि सोशल मीडिया के अपने कार्यकर्ता नेटिजन्स इस मुद्दे को उठाएंगे, समाज का प्रबुद्ध वर्ग भी इस पर चर्चा करेगा और सरकार के सामने भी इस मुद्दे पर सोचने के लिए अब काफी मटेरियल इस शो से मिला है। हम आशा करते हैं कि कुछ उपाय सरकार तुरंत में करे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कश्मीर में काम ठीक है, वहाँ अच्छा रहेगा, जाओगे तो। बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है जी। जम्मू से भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको पलायन करना पड़ेगा। हमारी जान को खतरा है, हमारी बीवी बच्चों को खतरा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है।